एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीता और 8 साल के बेटे बिट्टू के साथ रहता था। उसका गरीबी के मारे बहुत बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिनों तक खाना नहीं बनता था। एक दिन की बात है, गांव में समोसे वाला आया था। समोसे ले लो, समोसे 5 रुपए के 3 समोसे। जो खाएगा वो झूम उठेगा। समोसे ले लो, समोसे 5 रुपए के 3 समोसे। देखते ही देखते समोसे वाले के पास भीड़ लग जाती है। सीता और उसका बेटा घर के बाहर ही बैठे हुए थे। समोसे वाले को देखकर बिट्टू जिद करने लगता है। माँ, देखो ना, सब समोसे खरीद रहे हैं, मुझे भी समोसे दिलवा दो ना। बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। जब ये समोसे वाला अगले हफ्ते समोसे बेचने आएगा, तब मैं समोसे दिलवा दूंगी तुम्हें। नहीं माँ, मुझे अभी समोसे चाहिए। आप मुझे हर बार यही कहकर बहका देती हो कि अगली बार दिलवा दूंगी। सीता के बहुत समझाने पर भी बिट्टू नहीं मानता है। फिर सीता बिट्टू को घर के अंदर ले जाती है। रोना बंद कर। जब मैंने एक बार कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें समोसे कहाँ से दिलवाऊं? तुझे पता भी है हम कितनी मुश्किल से अपना घर का गुजारा चला रहे हैं। घर में एक पैसा भी नहीं है, फिर मैं तुझे समोसा खरीद कर कहाँ से दूं? ये कहते हुए सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? और उधर बिट्टू भी रो रहा है। कुछ नहीं, बस अपनी तकदीर पर रो रही हूँ। आज समोसे वाला आया था। बिट्टू मुझसे जिद करने लगा कि मुझे समोसे दिलवाओ। घर में पैसे नहीं थे और वो समोसे खाने के लिए जिद कर रहा था। तुमने ये क्या किया सीता? बिट्टू अभी मासूम बच्चा है, उसे क्या पता है हमारी मजबूरी। तुम उसे प्यार से समझा देती है बात। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर प्यार से मानता कौन है जो मैं उसे समझाऊं। घर में एक पैसा नहीं है। पूरे 2 दिन हो गए हैं घर में खाना पकाए, और मैं उसे क्या क्या कहकर समझाऊं। तुमने तो अपनी सारी जिंदगी सीधेपन में निकाल दी। आजकल सीधे आदमी का जमाना नहीं है। सीता, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो भाग्यवान कि मैं कितनी मेहनत से अपना सारा काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी तकदीर में पैसा नहीं है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, हर काम समझबूझकर और मेहनत से किया कीजिए। अजी, आप अपने सीधेपन की वजह से हर जगह धोखा खा जाते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने मित्र रमेश के पास जाकर कोई काम का पता क्यों नहीं लगाते? आप रमेश के पास जाएंगे तो वो आपको कोई ना कोई काम में जरूर लगा देंगे। सीता की बात मानकर भोला अपने मित्र रमेश के पास जाता है और उसे कहता है। रमेश, मैं अभी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूं। मेरा गरीबी से हाल बेहाल हो रहा है। घर में खाने के लिए अनाज एक दाना भी नहीं है। रमेश भाई, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया हूं। आपके पास बैल है और घोड़े भी हैं, ढेर सारी जमीन है। आप मुझे अपने खेतों या जानवरों की देखभाल का कोई भी काम दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। भाई, मैं आपका हर काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। भोला, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, न जमीन, न बैल, न घोड़े। यूं समझ लो मेरा भी हाल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ, अगर तुम भी मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पे रख सकता हूं, लेकिन देखो, काम थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो हर काम होता है भाई। अगर हम हर काम को मेहनत और लगन से करें तो हर काम आसान लगता है। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। दरअसल मैं एक आदमी के साथ मिलकर चोरी का काम करता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर चोरी का काम कर सकते हो। भोला कुछ सोचने के बाद, चोरी? अरे नहीं 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 भाई, मुझसे चोरी का काम नहीं होगा। देखो भोला, घर के गुजारे के लिए चोरी का काम तो करना ही पड़ेगा। अभी यूं बीवी बच्चों को कितना भूखा रखोगे? भोला कुछ सोचने के बाद चोरी करने के लिए हामी भर देता है। अब भोला, रमेश और हरिया चोरी करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो अच्छा खासा धन चुरा कर जमा कर लेते हैं। चोरी करने के दौरान एक बार एक सोने के सिक्कों से भरा एक मटका उनके हाथ लग जाता है। वो उस मटकी को ऐसी जगह छिपा देते हैं जहां किसी की नजर ना पड़ सके।
वो उस मटकी की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनका मन चोरी से भर जाता है। एक दिन रमेश अपने दोस्त से बोला, मैं तो चोरी के काम से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, कहीं कोई चोरी करते समय पकड़ ना ले हमें। अगर किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया तो भाई मार मार कर बुरा हाल कर देगा और फिर जमींदार जी के पास ले जाएगा और जमींदार जी अलग सजा देंगे चोरी करने की। तुम सही कहते हो रमेश। मैं भी चाहता हूं कि एक शांति भरी और एक अच्छी जिंदगी जिए। चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये चोरी का काम अब छोड़ देना चाहिए। अगर चोरी करने को तुम दोनों का मन नहीं है तो एक काम करते हैं, इन सिक्कों को अभी छुपा कर रखते हैं। अगर किसी को शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें किसी ऐसी जगह चलनी चाहिए जहां हमें कोई भी न जानता हो। वहां पर हम ईमानदारी से काम करेंगे और सुकून से चैन की जिंदगी भी जिएंगे, और फिर जैसे ही मौका मिलेगा इन सिक्कों को हम बेच देंगे। हरिया, तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तीनों ने तय कर लिया था कि वो अब कहीं और काम करेंगे और चैन से अपनी जिंदगी बिताएंगे, मगर हरिया की नजर उस मटके पर थी। वो सोचता है, किसी भी तरह से ये मटका मुझे इन दोनों से चुराकर यहाँ से भागना है। इसके बाद मुझे कभी भी किसी तरह की काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हरिया उस मटके को चुराने के लिए सही समय का इंतजार करने लगता है। तीनों मटका लेकर गांव से दूर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में एक बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां हरिया उस बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा जी, हम तीनों व्यापारी हैं, शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। आपका घर शहर के बहुत नजदीक है, जो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। यहाँ से हमें शहर जाने आने में काफी आसानी होगी और हम अपनी व्यापारी कामों को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। इसलिए अम्मा जी, हम कुछ दिनों के लिए आपके घर में रुकना चाहते हैं। इसके बदले हम आपको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। पैसों का नाम सुनकर बूढ़ी औरत मन ही मन खुश हो जाती है। बूढ़ी औरत बहुत ही लालची थी, लेकिन वो जितनी लालची थी उससे कहीं ज्यादा ईमानदार भी थी। उसने तीनों की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। इसे अपना ही घर समझिए। तीनों को पता चल चुका था कि वो बूढ़ी औरत बहुत ही लालची है, पर उसे पराये धन का लालच नहीं है। इसलिए उन लोगों ने सोने से भरा हुआ घड़ा उस बूढ़ी औरत को संभाल कर रखने के लिए दे देते हैं। कृपया आप इस घड़े को संभाल कर रखना और एक बात याद रखना, इस घड़े को हमें तभी देना जब हम तीनों साथ में ये घड़ा लेने आएंगे। ठीक है, मैं घड़े को संभाल कर रखूंगी, लेकिन तुम लोग मुझे ये तो बताओ, इस घड़े में क्या है? इस घड़े के अंदर हम तीनों की जिंदगी भर की कमाई है, इसलिए हम लोग तुम्हें इसे संभाल कर रखने के लिए दे रहे हैं। बूढ़ी औरत उस घड़े को एक खुफिया जगह पर संभाल कर रख देती है, ताकि किसी को उस घड़े के बारे में पता ना चले। अगले दिन वो तीनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। इसीलिए वो बहुत थक जाते हैं और बूढ़ी औरत की झोपड़ी के सामने बैठ जाते हैं। भाइयों, पूरा दिन बीत गया, लेकिन हमें कहीं भी कोई काम नहीं मिला। अब तो बहुत भूख भी लग रही है, मन कर रहा है कि कुछ खाया जाए। हाँ भाई, मैं भी बहुत थक गया हूँ और भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन बूढ़ी अम्मा के घर खाना लेने जाएगा कौन? हरिया इसी मौके का इंतजार कर रहा था और वो सोचने लगता है, मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मुझे बुढ़िया से घड़ा लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर बूढ़ी अम्मा से खाना लेकर आता हूँ। अम्मा, मुझे मेरे दोस्तों ने वो घड़ा लेने भेजा है। वो बात यह है कि हम लोग उस घड़े के 4 हिस्सा करना चाहते हैं। 4 हिस्सा? 4 हिस्सा क्यों करना चाहते हो? तुम लोग तो 3 हो ना, तो चौथा हिस्सा किसे देना चाहते हो? एक हिस्सा हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हम लोगों की बहुत मदद की है।
तुम्हें पता भी है वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। एक हिस्सा मिलने से भी तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। चलिए अब जल्दी से मुझे वो घड़ा दे दीजिए। देखो बेटा, मुझे अपने हिस्से का कोई लालच नहीं है। मैं तुम्हें वो घड़ा तभी दूंगी जब तुम तीनों उसको साथ में लेने आओगे। अरे बुढ़िया तो बहुत चालाक है, ये इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आने वाली। अचानक से हरिया का दिमाग में एक विचार आता है और वो बूढ़ी औरत से बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही उनसे पूछ लो। बुढ़िया घर से बाहर निकली तो उसने वो दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा और वो चिल्लाकर उनसे बोली, क्या तुम दोनों ने अपने दोस्त को घड़ा लेने भेजा है? भोला और रमेश को बूढ़ी औरत की बातें अच्छी तरह सुनाई नहीं दी, इसलिए उन लोगों ने कहा, हाँ, अम्मा उसे दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने सोचा हरिया सच कह रहा है, दोनों ने उसे घड़ा लेने भेजा है और वो लोग उसे भी हिस्सा देंगे। बेचारे तीनों बहुत ही नेक आदमी हैं। बूढ़ी अम्मा अंदर जाकर हरिया से बोली, तुम मेरा यहीं इंतजार करो, मैं अभी वो घड़ा लेकर आती हूँ। बुढ़िया ने तुरंत ही वो घड़ा हरिया को लाकर दे दिया। हरिया घड़े को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिया। उधर भोला और रमेश हरिया का इंतजार कर रहे थे। भाई, बहुत देर हो गई है, लेकिन हरिया अभी तक खाना लेकर नहीं आया है। मुझे लगता है कोई बात है, हमें चलकर वहां देखना चाहिए। दोनों बूढ़ी औरत की घर की तरफ चल देते हैं और घर पहुंचकर दोनों बुढ़िया से बोले, हमने अपने दोस्त को खाना लेने यहाँ भेजा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। वो कहाँ है अम्मा? तुम लोगों ने उसे खाना लेने भेजा था या सोने से भरा घड़ा लेने? ठीक से याद करो। अरे अम्मा, हमने उसे खाना लेने भेजा था। उन दोनों की बात सुनकर बुढ़िया घबरा जाती है। उसने मुझसे कहा कि तुम दोनों ने उसे घड़ा लेने भेजा है। मैंने तुम दोनों से भी पूछा था और तुमने कहा कि उसे दे दो, तो मैंने उसे वो घड़ा दे दिया। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर उन दोनों को झटका सा लगा। दोनों को ये समझने में देर न लगी कि उनके दोस्त हरिया ने उन्हें धोखा दिया है। हम लोगों ने तुमसे कहा था कि तुम वो घड़ा तभी देना जब हम लोग साथ में लेने आएंगे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और वो घड़ा हरिया को दे दिया। मुझे तो लगता है तुम दोनों मिले हुए हो और हमें बेवकूफ बना रहे हो और हमारा माल हड़पना चाहते हो। वो दोनों की बात सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तुम दोनों बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें हमारे साथ गांव के जमींदार के पास चलना होगा। वो दोनों बूढ़ी औरत को जमींदार के पास ले गए और जमींदार से कहा, जमींदार साहब, हम तीनों ने इस बुढ़िया को अपनी जिंदगी भर की कमाई संभाल कर रखने के लिए दिया था। हमने इनसे कहा था कि हमें मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ इसे लेने आए, लेकिन इन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में वो मटका हमारे दोस्त हरिया को दे दिया और वो मटका लेकर फरार हो गया। क्यों अम्मा जी, क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? जी जमींदार जी, दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों से आवाज देकर पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे दोस्त को मटका दे दूं, तो इन्होंने हाँ कह दिया, इसलिए मैंने उसे घड़ा दे दिया। नहीं जमींदार साहब, बूढ़ी अम्मा झूठ बोल रही हैं। हमने खाना देने के लिए कहा था, ना कि घड़ा देने के लिए। ये भी हमारे दोस्त हरिया के साथ मिली हुई हैं। ये सब इस बुढ़िया की लापरवाही की वजह से हुआ है, जिससे तुम दोनों का नुकसान हुआ है। तुम दोनों के सारे नुकसान का हर्जाना बुढ़िया को 10 दिन के अंदर भरना होगा। अगर ये हर्जाना नहीं भर सकी तो फिर इनको सजा मिलेगी। जमींदार की बात सुनकर बुढ़िया रोते हुए अपने घर चली जाती है। है ईश्वर, मेरी मदद कर। मैं इस बुढ़ापे में उन दोनों का धन कहाँ से लौटाऊं? मैं उनके धन की भरपाई कहाँ से कर पाऊंगी? उधर जमींदार का एक आदमी जमींदार से कहता है, मालिक, मुझे लगता है कि
वो बुढ़िया बेकसूर है। हमें इस मसले की सही तरीके से तहकीकात करनी चाहिए। वो इस बुढ़ापे में इन दोनों का इतना सारा धन कहां से लौट आएगी? तुम सही कह रहे हो। हमें इस मामले की तहकीकात सही तरीके से करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कल भेस बदलकर उस बुढ़िया के घर जाओ और सच का पता लगा कर आओ। अगले दिन जमींदार का आदमी एक साधु का भेष बदलकर बुढ़िया के घर पहुंच जाता है। जब वो बुढ़िया के घर पहुंचता है तो उस समय बुढ़िया रो रही होती है। जमींदार का आदमी बुढ़िया से कहता है, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। फिर बुढ़िया जमींदार के आदमी को सारी बात बताती है, किस तरह हरिया उसको धोखा देकर घड़ा ले गया और जमींदार ने 10 दिन के अंदर भोला और रमेश का हर्जाना भरने का वक्त दिया है। मैंने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है, मगर उस भलाई का मुझे ये अंजाम देखना पड़ रहा है। बुढ़िया की बातें सुनकर जमींदार का आदमी कहता है, भगवान करे कि उन दोनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की उनको सजा मिले। तुम परेशान मत हो अम्मा, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर जमींदार का आदमी जमींदार के पास जाकर सारी बात बता देता है। अपने आदमी की बात सुनकर जमींदार बहुत हैरान होता है। फिर वो अपने आदमी से कहता है, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम इस मामले को हल कर सकते हो? जी जमींदार साहब, बिल्कुल। जैसे कि उन तीनों ने बुढ़िया से शर्त लगाई थी कि मटका हमें तभी देना जब हम तीनों एक साथ लेने आए, लेकिन वह तो 2 हैं, इसलिए शर्त के मुताबिक मटका तभी मिलेगा जब तीनों एक साथ आएंगे। शाबाश, बहुत खूब। तुम तो बहुत ही समझदार हो। बुढ़िया और उन दोनों को बता दो कि इस मुकदमे का फैसला दोबारा होगा। अगले दिन बुढ़िया, भोला, रमेश तीनों को जमींदार का बुलावा भेजा गया। तुम्हारी शर्त ये थी कि बुढ़िया तुम्हें मटका तभी देगी जब तुम तीनों उसे साथ लेने आओगे। जी बिल्कुल जमींदार साहब, हमने ऐसा ही कहा था। तो ठीक है, फिर हो गया फैसला। ये बूढ़ी औरत तुम्हें मटका देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें वह मटका तभी मिलेगा जब तुम तीनों साथ लेने आओगे। अगर तुम्हें वो मटका चाहिए तो तुम तीनों को साथ में आना होगा, तभी तुम्हें वो मटका मिलेगा। लेकिन जमींदार साहब, हम उसे कहां से तलाश करके लाएं? वो तो घड़ा लेकर फरार हो गया है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें घड़ा चाहिए तो तुम्हें शर्त पूरी करनी होगी, वरना तुम यहां से जा सकते हो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। जमींदार का फैसला सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है। उसके बाद भोला और रमेश हरिया की बहुत तलाश करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता।